हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सेकंड सेमेस्टर में हिंदी सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। जितने भी पवन सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जिससे आप लोगों को एग्जाम के पहले रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प मिल सके। और जो साइंस है, पेपर 1 वर्तमान भारतीय समाज है, और पेपर 2 प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और विज्ञान, तीनों सब्जेक्ट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एक एक क्लास में करवा दिए गए हैं। उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, तो आप सभी लोग उनको अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद आज हिंदी के सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कवर कराए जाएंगे। इसके बाद कल जो है एसएसटी की क्लास कंप्लीट करवाई जाएगी, जिसमें पवन सीरीज में जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, उनको कल की क्लास में करवाया जाएगा। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसकी जो क्लास की पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड की जाएगी। तो जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कहानी का महत्व लिखिए। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कहानी का महत्व, या फिर कहानी के बारे में। हर बार क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में अच्छे से देख लेना। इसमें कहानी का महत्व पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है, और कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कल्पना शक्ति। अगर आप लोगों से कहानी के महत्व के बारे में पूछा जाएगा, तो आप लोगों को सबसे पहले ये पॉइंट लिखना होगा कि कहानी से कल्पना शक्ति का विकास होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है। इसमें कारण पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हिंदी गद्य में सर्वाधिक अंश कहानी है। कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कहानी में कौतूहल तथा जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फिर से इसमें कि कहानी का महत्व बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अभी हमने इसको करवाया है, कि कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, और कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो मौखिक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ध्वनि 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शब्द किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या आशय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण व विद्यार्थी दोनों ही क्रियाशील रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा द्वारा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, वार्षिक उत्सव और अन्य समारोहों की भागीदारी व उपलब्धिता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गद्य पद्य में अंतर बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इससे जो है आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि पद्य में गति व लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय की जो लय होता है, गद्य में इसका कोई उपयोग नहीं होता। पद्य की रचना छंदबद्ध अथवा छंदयुक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता। ऐसे करके 3-4 जो अंतर है गद्य पद्य में, उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो पूछा गया है कि गद्य का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जिस रचना में छंद, शास्त्र के गण तथा मात्राओं के बंधन नहीं होते,
वह गद्य कहलाते हैं, और जिसमें सब कुछ होता है वह पद्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। इसमें सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य पूछे गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सूक्ष्म पाठ द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। पहला है कि वाक्यों की रचना में व्याकरण के ज्ञान का पूर्ण उपयोग हो जाता है। दूसरा है शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि हो जाती है। तीसरा है मुहावरे, लोकोक्तियों और सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि द्रुत पाठ का क्या अर्थ है, तो द्रुत पाठ का अर्थ हो जाएगा शीघ्रता से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, यही अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है, तो रमन बिहारी लाल के अनुसार मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन और लिखित अभिव्यक्ति के साधन दोनों आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हो जाएंगे कि विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखित अभिव्यक्ति के साधन पूछे गए हैं, तो लिखित अभिव्यक्ति के साधन हो जाएंगे सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या इत्यादि जो है इसके लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षर का अर्थ लिखिए, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं, क्योंकि अ जो होता है इसका अर्थ होता है नहीं और क्षर का अर्थ होता है नाश होना, अर्थात किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। तो ये अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण अक्षर समूह को दो वर्गों में विभक्त करता है, पहला हो जाएगा स्वर और दूसरा हो जाएगा व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शब्द की व्याख्या कीजिए। इसमें शब्द के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूहों अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला हो जाएगा ध्वन्यात्मक शब्द, दूसरा हो जाएगा वर्णनात्मक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई चार उदाहरण लिखिए, तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। हर बार इसमें या तो डिफिनेशन पूछी जाती है या फिर इन दोनों में उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पूछा जाता है। सबसे पहले तो उपसर्ग और प्रत्यय में जो मेन अंतर होता है कि उपसर्ग में वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में, मतलब पूर्व पहले किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, और जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। मेन अंतर यही है। तो उपसर्ग की परिभाषा इसमें दी गई है कि शब्दांश अथवा कोई अक्षर जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। इसमें चार एग्जाम्पल पूछे गए हैं, तो इसमें पहला हो जाएगा अमर, दूसरा अतिक्रमण, तीसरा अनैतिक, चौथा है न्यायालय। तो अमर में जो उपसर्ग हो जाएगा आ हो जाएगा, अतिक्रमण में उपसर्ग अति हो जाएगा, अनैतिक में आ उपसर्ग हो जाएगा और न्यायालय में न्याय उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रत्यय का अर्थ बताइए। इसमें प्रत्यय के बारे में पूछा गया है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर अथवा शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़ुआ शब्द के अंत में हट प्रत्यय लगाने से कड़ुआहट शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सामासिक पद किसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा
कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलने से एक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। जैसे चाय और नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई और लिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है बहुब्रीहि। इसमें दो समास नहीं दिए गए हैं। इसमें पांचवा हो जाएगा पांचवा इसमें हो जाएगा कर्मधारय और छठवां हो जाएगा द्विगु। तो ये 6 समास आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संज्ञा का अर्थ अथवा भेद बताइए। तो संज्ञा का अर्थ भी बताना है, इसमें भेद भी बताना है। तो संज्ञा की डिफिनेशन हो जाएगी वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, इसमें दो नाम नहीं दिए गए हैं। चौथा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा हो जाएगा पदार्थवाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा के नाम आप लोग संज्ञा के प्रकार पढ़ लेने। इसमें मुख्यतः पूछा जाएगा तब आप लोग 3 लिख सकते हैं, नहीं अगर संज्ञा के प्रकार पूछा जाएगा तो आप लोगों को 5 लिखना पड़ेगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा, ये 5 आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सर्वनाम का अर्थ बताइए। इसमें सर्वनाम के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने इत्यादि, ये सब एग्जाम्पल के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सर्वनाम के प्रकार बताइए। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा है निश्चयवाचक, छठवां हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो सर्वनाम के प्रकार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिया के भेद बताइए। तो अगर आप लोगों से केवल ये पूछा जाए कि क्रिया के भेद बताइए तो आप लोग लिख देना पहला हो जाएगा सकर्मक क्रिया और दूसरा हो जाएगा अकर्मक क्रिया। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्रिया के भेद बताइए कर्म के आधार पर, तो क्रिया के भेद जो कर्म के आधार पर होते हैं वो तो हो जाएंगे सकर्मक और अकर्मक। अगर लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए, तो इसमें अगले क्वेश्चन के आंसर में दिया गया है कि रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला प्रेरणा प्रदत्त, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा हो जाएगा नाम धातु और चौथा हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। तो इसमें आप लोग रचना के आधार पर और कर्म के आधार पर अलग अलग पढ़ लेना। अगर ओनली भेद पूछे जाए तो आप लोग सकर्मक और अकर्मक लिख सकते हैं, आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि विशेषण की परिभाषा तथा भेद बताइए। तो विशेषण की जो परिभाषा हो जाएगी, इससे पहले दोबारा 2 बार लिख दिया गया है तो ये कट कर दो आप लोग। इसमें यहाँ से डिफिनीशन हो जाएगी कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ये चारों विशेषण के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आप लोगों से अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इतना लिख सकते हैं कि वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को वचन की डिफिनीशन भी लिखना पड़ेगा। तो वचन की डिफिनीशन हो जाएगी कि शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं वचन हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में यही वचन 3 प्रकार के हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन आप लोगों से हिंदी पूछा जाएगा तो आप लोगों को 2 ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंग की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो लिंग की परिभाषा हो जाएगी कि शब्दों के जिस रूप से पुरुष या नारी के जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। समस्त संज्ञा पद में 2 लिंगों में से किसी एक लिंग में ही हो सकते हैं, या तो वे पुल्लिंग होंगे या फिर स्त्रीलिंग। संस्कृत में यही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लिंग के प्रकार बताइए तो आप लोगों को हिंदी में सिर्फ 2 ही लिखना पड़ेगा, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाचन के प्रकार बताइए। तो वाचन के प्रकार हो जाएंगे सस्वर वाचन तथा मौन वाचन। सस्वर वाचन में बोलकर पढ़ा जाता है और जो मौन वाचन होता है इसमें बिना आवाज़ किए पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग हैं। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वाक्य द्वारा भाव अथवा विचार प्रकट किए जाते हैं और वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला अंग हो जाएगा उद्देश्य,
दूसरा हो जाएगा विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पदक्रम का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी कि वाक्य में दो अधिक शब्द स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं। जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं उन्हीं के द्वारा संयुक्त वाक्य जुड़े रहते हैं आपस में, परंतु परस्पर आश्रित नहीं होते, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, केवल समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि मिश्रित वाक्य का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या अधिक उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि डॉक्टर ने कहा कि एक दिन सेब, इसमें दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में कि डॉक्टर ने कहा कि एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा कि डॉक्टर ने कहा, दूसरा हो जाएगा कि एक सेब प्रतिदिन खाना चाहिए। तो इसमें जैसे केवल इतना देखा जाए कि डॉक्टर ने कहा, तो इसमें आप लोगों को आगे समझ नहीं आएगा कि इसमें डॉक्टर ने आखिरकार क्या कहा। तो यह जो है मिश्रित वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि व्यू का विलोम शब्द क्या होगा। तो जो व्यू है इसका विलोम शब्द हो जाएगा निव्यू अथवा अव्यू, दोनों इसके विलोम शब्द हो जाएंगे। इसमें से आप एक कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मैंने कहा होगा, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो यह जो है संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, या फिर सरलवाचक वाक्य हो जाएगा, या साधारण वाक्य हो सकता है, संदेहबोधक वाक्य भी हो सकता है, और अनिश्चयवाचक भी हो सकता है, तथा संदिग्ध भूतकाल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उन्मेष जो इसका संधि विच्छेद अगर हम लोग करेंगे तो उत प्लस मेष हो जाएगा। तो जो शब्द के पहले लगता है तो वही उपसर्ग होता है, तो इसमें उत जो है वह पहले लगेगा। तो उन्मेष में उपसर्ग पूछा गया है तो इसका हो जाएगा उत उपसर्ग इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जिसके हाथ में चक्र हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका जो है उत्तर हो जाएगा कि जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम लोग चक्रपाणी कहते हैं, या चक्रधारी कहते हैं, या फिर चक्रधर कहते हैं। इसमें आप लोग चक्रपाणी लिख सकते हैं, आप लोगों को एक नंबर पूरा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसके पास तुरंत सोच की शक्ति हो, तुरंत सोचने की शक्ति हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्पन्न मति हो जाएगा, या फिर इसको और डिस्क्राइब करके प्रत्युत्पन्न मति लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि कंधी का तत्सम क्या होगा। तो कंघी का तत्सम जो हो कंधी, इसमें कंधी शब्द पूछा गया है कि कंधी का तत्सम क्या होगा। तो इसका तत्सम हो जाएगा कंकतिया या फिर कड़कती। दो में से आप कोई भी लिख सकते हैं, कंकतिया या फिर कड़कती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो इसके लिए हो जाएगा आदित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास होगा। तो प्रधानमंत्री में कर्मधारय समास होगा। अगर आप लोगों के ऑप्शनल पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें अगर कर्मधारय ऑप्शन में नहीं है तो फिर बहुब्रीहि लगा सकते हैं। अगर बहुब्रीहि भी ऑप्शन में नहीं है तब फिर आप लोग तत्पुरुष में जा सकते हैं। अगर ऐसे ही वेरी शॉर्ट में पूछा जाए कि प्रधानमंत्री में कौन सा समास है तो नॉर्मली आप लोग एक लिख सकते हैं कि कर्मधारय इसमें समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें राम के घर में इसमें का बीच में संबंध कारक दिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इसमें संबंध कारक हो जाएगा। इसमें काकी के जो होते हैं वो संबंध को सूचित करते हैं, तो इसमें हो जाएगा संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया होगी। तो इससे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि वह अपना क्या खुजलाता है, क्या लगा के आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या का उत्तर आ जाएगा कि वह अपना सिर खुजलाता है, तो यह हो जाएगी सकर्मक। जिसमें क्या का आप लोगों को उत्तर मिल जाए वह हो जाती है सकर्मक, और जिसमें क्या का उत्तर ना मिले वह हो जाएगी अकर्मक। जैसे कोई वाक्य दिया जाए कि वह हंसता है, तो इसमें क्या से आप लोग निकालिए
कि वह क्या हँसता है, तो इसमें आप लोगों को क्या का अर्थ नहीं मिलेगा, तो वो हो जाएगी अकर्मक क्रिया। लेकिन इसमें पूछा गया है कि वह अपना सिर खुजलाता है, इसमें आप लोग निकालिए कि वह अपना क्या खुजलाता है, तो वह अपना सिर खुजलाता है, तो इसमें जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऐसे करके कोई भी वाक्य आप लोगों को दिया जाए, ऐसे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अस कहि कुटिल भई उठ ठाढ़ी मनहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। इसमें जो मनहु है, इसके द्वारा कौन सा अलंकार बनता है? जहाँ पर भी जनहु मनहु ये सब जनु जानो ये सारे जो कीवर्ड होते हैं, 21 अलंकार को वो करते हैं, तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर जनु जानो जनहु मनहु ये सारे शब्द आते हैं, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें जो है भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि काला सागर में कौन सी संज्ञा है? तो काला सागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें अगर आप लोगों से केवल पूछा जाता कि सागर में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पे आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा लिखना पड़ता, क्योंकि ये नहीं पता था कि किस सागर में अगर प्रॉपर किसी का नाम लेके बताया जाए, जैसे बोला जाए कि कोई लड़का है, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर इसमें बताया जाए कि किसी मोहन के बारे में बात हो रही है, मोहन एक लड़का है, तो इसमें हो जाएगा प्रॉपर व्यक्ति की बात हो रही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें अगर सागर के बारे में पूछा जाता तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे काला सागर प्रॉपर नाम दिया गया है, तो फिर वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में द्विगु समास हो जाएगा। तो 4 राहों का समूह जो संख्यावाची होते हैं, उनको द्विगु समास में आते हैं। 4 राहों का समूह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसमें द्विगु समास। अगर आप लोगों के अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ऑप्शन में द्विगु समास ना हो, तब फिर आप तत्पुरुष में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका हम पहले संधि विच्छेद करेंगे, तो सम प्लस कार हो जाएगा, तो इसमें जो है सम उपसर्ग हो जाएगा। संस्कार शब्द में सम उपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सुष्टि शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो जो सोंठ है ये इसका तद्भव हो जाएगा। अगर इसे पूछा जाए कि सोंठ का तत्सम क्या होगा, तो फिर वहाँ पे सुष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लिखावट शब्द किस प्रकार का लिखावट जो शब्द है, इसमें किस प्रकार का प्रत्यय है? तो लिखावट शब्द में आवट प्रत्यय है, और इसको अगर कृत और कृदंत प्रत्यय में पूछा जाए, तो वहाँ पे कृत प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो है स्वर और व्यंजन में अंतर पूछा गया है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्श वाचन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे हम लोग आदर्श वाचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुरक्ति तथा निश्चीम शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा विरक्ति, और निस्सीम का विलोम हो जाएगा असीम। ये सारे क्वेश्चन 2015 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, घृणा इत्यादि का बोध करने के लिए विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा शीघ्रता से पढ़ना। ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ लिखिए। 2016 में पूछा गया है, तो इसमें जो पहला अंश है इसका अर्थ हो जाएगा भाग, और दूसरा जो अंश है इसका अर्थ हो जाएगा कंधा। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में आप लोग इसको उल्टा करके लिख देते हैं, तो आप लोगों के नंबर कट जाएंगे, इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फिर से कि स्वर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता ना हो, मतलब स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो, तो स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों
के विलोम लिखिए। जैसे उत्थान का विलोम पूछा गया है तो उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा, और मूक का विलोम पूछा गया तो मूक का विलोम वाचाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आ उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो आ उपसर्ग से आप लोग लिख सकते हैं आजन्म, आगमन, आकाश, कोई भी इसमें दो आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आप लोग 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो पत्र होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र। इसमें दिया गया है कि विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जैसे प्रार्थना पत्र कार्यालय में देना हो, या फिर समाचार पत्र कोई लिखना हो, जो कार्यालय से प्रार्थना पत्र संबंधित होते हैं औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो अपने सगे संबंधियों को दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा प्रतिकूल एक शब्द है और दूसरा प्रतिछाया है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोग को कोई और याद आ रहा है तो आप लोग उनको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम बताएं वही आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो कारक शब्द में अप प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, 1 लाइनर क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना 2-3 बार, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आप लोगों के एग्जाम में रिवाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईशा ने पत्र पढ़ा, वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ। इसमें लकार से क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2016 में, तो इसमें हो जाएगा लंग लकार, भूतकाल। लंग लकार को हम लोग भूतकाल कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा लंग लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक तेज दौड़ता है। इसमें जो है इस वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है विशेष का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि वर्णन शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसके जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे कथन और आख्यान। 2 पूछे गए तो 2 आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए। तो पहले आप लोगों को सर्वनाम की परिभाषा लिख देनी है कि कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल उदाहरण पूछे गए हैं, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि। इनमें 2 पूछे गए तो कोई भी आप 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्र उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो प्रचार और प्रसार 2 आप लोग लिख सकते हैं कोई भी। इसमें जो उपसर्ग और प्रत्यय से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लेना, उपसर्ग और प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और उपसर्ग की भांति एक नवीन अर्थ प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे लौकिक में प्रत्यय लगा हुआ है और मित्रता में ता प्रत्यय लगा हुआ है, ऐसे आप लोग एग्जाम्पल के रूप में दिखा सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 2021 में, 20 में, 2017 में पूछा गया 3-3 बार। तो काल के प्रकार आप लोगों को लिखना है कि वर्तमान काल एक, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। इनको आप लोग अच्छे से आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुकरण वाचन किसे कहते हैं, 2017 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अध्यापक के द्वारा बोले गए पाठ्यक्रम शब्दों को सुनकर जब बच्चे उसका प्रयोग करते हैं तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। इसका मतलब होगा कि जब क्लास में टीचर कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं और जैसे टीचर बोलते हैं सेम उसी प्रकार टीचर के बाद बच्चे उनका अनुकरण करके सेम वैसे ही बोलते हैं, तो वही जो है अनुकरण वाचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो मौन वाचन के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा कि मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना कर सकता है। जैसे एक ही जगह पे कई बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जब बच्चे मौन वाचन करते हैं तो दूसरे बच्चे उनसे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, तो इसलिए इसमें बताया गया है कि बाधा पहुंचाए बिना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इसमें नेक्स्ट नंबर दिया गया है, अगला उद्देश्य कि अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 उद्देश्य आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया
गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। तो इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें दिया गया है कि जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हों और व्यक्ति विशेष को संबोधित करते हैं वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में कहा जाता है इनके लिए प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार पूछे गए हैं। तो इसके जो पुरुषवाचक सर्वनाम है 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, और दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। इसमें जो उत्तम पुरुष होता है इसमें मैं और हम हो जाएगा। मध्यम पुरुष मतलब जिससे बोला जाए, श्रोता जो होता है उसमें तू और तुम आप हो जाएगा। अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बोला जाता है उसमें वह, वे, उसने, उन्होंने इत्यादि हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछा जाता है। 1 नंबर में इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर 1 नंबर में पूछा जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार बताइए तो नॉर्मल आप लोगों को लिख देना है कि 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आप लोगों को पूरा 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि अधि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो अधि उपसर्ग से पहला हो जाएगा अधिकार, दूसरा हो जाएगा अधिवक्ता, तीसरा हो जाएगा अधिनियम और चौथा हो जाएगा अध्यक्ष। तो ये 4 आप लोग लिख सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें आप लोगों को पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा देखना है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें आगे 2 उदाहरण भी पूछे गए हैं। तो जैसे गरम से गरमाना हो जाएगा और रोना से रुलाना हो जाएगा। तो इसमें आप लोग इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विदुषी तथा तपस्विनी शब्द का पुल्लिंग शब्द लिखिए। तो जो विदुषी है ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा विद्वान, और तपस्विनी ये स्त्रीलिंग है, इसका जो पुल्लिंग हो जाएगा तपस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में जो निम्नलिखित शब्द हैं उनके शुद्ध रूप लिखना है। तो जैसे इसमें पहला अशुद्ध दिया गया और इधर शुद्ध दिया गया है। अशुद्ध में पहले दिया गया है प्रिया, इसका शुद्ध रूप लिखना है तो हो जाएगा प्रिया। दूसरा बुद्धिमान दिया गया जो कि गलत दिया गया, अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा बुद्धिमान। और तीसरा श्रीमती दिया गया है अशुद्ध, इसका शुद्ध हो जाएगा श्रीमती। और चौथा उत्सव अशुद्ध रूप में है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उत्सव। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, शुद्ध और अशुद्ध रूप पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी पूछा गया है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका जो भाववाचक संज्ञा पहले हम लोग देखेंगे। इसकी डिफिनीशन दी गई है कि जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसके कार्य, व्यापार अथवा किसी भाव या अवस्था विशेष का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे पौरुष है, उत्साह है, अच्छाई है, बुराई है, ये सभी इसके एग्जाम्पल के रूप में आ जाएंगे। इसमें दिया गया है कि उपर्युक्त शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या भाव अवस्था का बोध होता है, इसलिए उक्त शब्दों में भाववाचक संज्ञा है। इतना अगर आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को अगर 2 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को पूरा 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि अभि उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बनाइए। क्वेश्चन 2019 से पूछा गया है। तो अभि उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द जो इसमें दिए गए हैं, पहले इसमें अभि का अर्थ बताया गया है कि अभि का अर्थ होता है चारों ओर। इससे बनने वाले शब्द यहाँ दिए गए हैं अभिज्ञान, अभिमान, अभिशाप और अभिलाषा। ये चारों शब्द आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई और शब्द याद आ रहे हैं तो आप लोग दूसरे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो इसमें बताया गया है वही आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो इसमें पहला हो जाएगा सम्मुख, दूसरा हो जाएगा सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका जो है इस मुहावरे जो अंधे की लकड़ी मुहावरा है, इसका अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। और इसमें जो वाक्य प्रयोग करना है तो वाक्य प्रयोग में आप लोग लिख सकते हैं कि श्रवण कुमार
अपने माँ और बाप के लिए या माता और पिता के लिए अंधे की लकड़ी था। इसमें आप लोग वाक्य प्रयोग में अपने अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया भी गया है कि अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जरूरी नहीं कि जो इसमें वाक्य प्रयोग किया गया यही आप लोग लिखें, आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है। तो प्रसंगोचित शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जो छाछत्री है यह संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है। ये जो संयुक्ताक्षर शब्द होते हैं इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो छाछत्री शब्द है यह का और सा से मिलकर बना है। ऐसे करके जो बनता है का में हलंत लगेगा और खटकोण वाला ये जो सा बनता है ऐसे करके का और सा जो छाछत्री बनता है यह जो है किन दो वर्णों के योग से बनता है, तो ऐसे करके बनेगा। और जो संयुक्त वर्ण होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो 4 होते हैं। आप लोग देख लीजिए इसमें जो संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला छाछत्री इसमें दिया गया है, दूसरा है त्रात्रिशूल और तीसरा है ज्ञानी और चौथा है स्राश्रमिक। अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए कि संयुक्त अक्षर कितने हैं, तो संयुक्त अक्षर 4 होते हैं। संयुक्त वर्ण छाछत्री होता है, त्रात्रिशूल होता है, ज्ञानी होता है और ये स्राश्रमिक होता है। ये 4 आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक लेखन किसे कहते हैं। ये मौखिक लेखन नहीं है, मौलिक लेखन। मौखिक लेखन अलग होता है और मौलिक लेखन अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मौलिक लेखन अथवा मौलिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि जो कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति के माध्यम से विचार लिखे जाएं। यह कार्य परिवेश से संबंधित विषय पर कराया जाना चाहिए। प्रारंभ में ऐसे विषयों पर लिखना चाहिए या लिखाना चाहिए जिसका लिखने वाले को अनुभव हो। मतलब बच्चों से ऐसे विषय पर लिखवाना चाहिए जिसके बारे में बच्चा पहले से थोड़ा बहुत जानता हो। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। अगर 1 नंबर में पूछा जाएगा तो 2-3 लाइन आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों को जो हिंदी में पवन सीरीज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप सभी लोग क्लास देखते हैं, कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं करता, बस कुछ ही बच्चे लाइक करते हैं। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है कि एक ही क्लास में सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो आप सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कर देना। क्लास आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर कोई डाउट आ रहा है आप लोगों को कोई और क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और जो आप लोगों के सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में पूरा एक डिटेल्ड क्लास करेंगे, जिसमें सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।